जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और रोटेशनल डायनेमिक्स का पूरा टॉपिक, ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। और ये वीडियो जो है इट विल बी काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो, एंड ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और ऑलमोस्ट आई कैन से कि बिफोर योर एग्जाम एक बहुत परफेक्ट रिवीजन हमारी तरफ से आप लोग के लिए होगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग को रियलाइज होगा कि आप यहाँ से जो स्टडी करोगे इट विल बी योर बेस्ट स्टडी, और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो हम बेसिक टू पूरा एंटायर कंसेप्ट हम सीखेंगे, बट नॉट इन दैट मच डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मतलब बोर्ड पे मैं बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखूंगा, बट आई विल राइट ऑल द इंफॉर्मेशंस वट एवर इज रिक्वायर्ड टू यू। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एंड फाइनली आई कैन प्रॉमिस वन थिंग कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले रोटेशनल डायनेमिक्स में जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, एक बार मैं फटाफट क्लियर करता हूं आप लोगों को कि रोटेशनल सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए किसका? वो हमें होना चाहिए बेसिक बेसिक टर्म्स। तो अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ लीनियर और रोटेशनल या सर्कुलर के टर्म्स की। तो लीनियर मोशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीनियर मोशन, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में जाएंगे। सर्कुलर मोशन, तो आपको पता है लीनियर मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े हैं आपने, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट ए है और पॉइंट बी है तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, यूनिट इज मीटर। तो दूसरा टर्म हमने पढ़ा है वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फार्मूला हो गया v इज इक्वल्स टू एस बाई टी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। और यूनिट ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, राइट। अब तीसरा जो टर्म हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इन जनरल हम इसको v माइनस यू बाई टी लिखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टर्म्स याद रखिएगा। तो एक्सीलरेशन इज इन जनरल इट इज v बाई टी, या फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमने ऑलरेडी लिखा है। अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आपको पता है कि इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ में आपने तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े हैं। क्या है काइनेमेटिकल इक्वेशन? आपको पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s is equals to ut plus half at square, and third is v square minus u square is equals to 2as। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब हम सर्कुलर मोशन की जब बात करते हैं तो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह क्या आता है? पहला आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि ये सब चीजें हमें बेसिक लगने वाली है इसलिए मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ। इट इज थीटा एंड थीटा इज एस बाई आर। आपको पता है कि अगर ये कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसका आई विल से कि पोजीशन ए है और बॉडी ए टू बी जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, राइट। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ आई विल से इट थीटा, और ये जो थीटा है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये ए बी का जो पार्ट है दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, एंड ये रेडियस है। तो हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू
लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, राइट। मैं एंटायरली वर्डिंग्स में नहीं लिख रहा हूं, बट व्हाट इज एस, एस इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस। तो यहां से हमें एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा एक चीज मिल गया। दूसरा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंड यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, राइट। आरएडी हम लोग लिखते हैं, रेडियन। दूसरा टर्म है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल at the center of the circle when it move from one point to another point along the circumference of the circle. नेक्स्ट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा जो टर्म है, तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, एंड इन जनरल ओमेगा क्या होगा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन पार्ट एज आई सेड कि नहीं लिखूंगा। अगर आपको लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। वहां पे मैंने एंटायर डेफिनेशन वगैरह लिखा है, तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। तो थीटा यहाँ से क्या हो गया? ओमेगा टी। ये भी रिलेशन आपने पढ़ा होगा बहुत बार। जैसे हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी, राइट। एंड यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकेंड है। अब तीसरा अगर हम बात करें लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के बाद, यहाँ क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। वैसे यहाँ क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अल्फा, इट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। इट विल बी व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी का टर्म ये था, तो ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अल्फा बिकम्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। इन जनरल अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा विल बी ओमेगा बाई टी। ये जनरल फार्मूला हो गया। यूनिट क्या होगा? यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जैसे हमने यहाँ पे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन बताए थे, वैसा ही 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ क्या आ जाएगा? आप बताइए। v के जगह क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। कंपेयर करना हमें लीनियर को एंगुलर के साथ। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही यहाँ फाइनल वेलोसिटी u होता है, लेकिन रोटेशनल डायनेमिक्स में फाइनल वेलोसिटी क्या होता है हमारा? ओमेगा होता है। इनिशियल क्या होता है? ओमेगा नॉट होता है। ओमेगा ही नोटेशन है, v और u जैसा दो अलग अलग नोटेशन नहीं है। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट है s के जगह थीटा, ये वाला सेकेंड इक्वेशन। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? s के जगह थीटा है, इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, दैट विल बी द टर्म। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो अब हम आगे वाले पार्ट पे चलेंगे, दैट विल बी रिलेशन बिटवीन linear displacement and angular displacement, linear velocity and angular velocity, linear acceleration and angular acceleration। ये तीनों रिलेशंस हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे रिलेशंस के ऊपर। सो मैं पहला पार्ट लिखता हूं, बहुत सिंपल है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग विल बी सो क्लियर। और मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए हर दिन
हर दिन तो नहीं बोल सकता, मतलब ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, और मोस्टली दिसंबर के मंथ में आई विल ट्राई टू फिनिश दिस एंटायर पार्ट, तो आई विल ट्राई। और नहीं होगा तो जनवरी के 15 जनवरी तक आप लोग का रिवीजन ऐसे मैं कराता रहूंगा। और एक बार ये रिवीजन हो गया तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो अटेंड करने के बाद, पूरा लेक्चर सुनने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको ये पार्ट समझ में नहीं आया। 100% यू विल अंडरस्टूड। डेरिवेशन तो आपको मक्खन लगेंगे, जस्ट यू ट्रस्ट में। एकदम डेरिवेशन आपको ना बहुत आसान बना के दूंगा मैं। तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, सो आई विल राइट रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ चुके कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, और ये कौन सा मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। और ये इनिशियली इट वाज एट पार्टिकल, द पार्टिकल वाज एट पोजीशन ए, और ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाता है एंड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, dt टाइम में। तो ये जो एंगल हो गया ये हमारा डेल्टा थीटा हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी है, दिस इज आर, इसको मैं डेल्टा एस ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स क्लियर हो गए। डेल्टा थीटा इज द एंगुलर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी, and delta t is very small, delta t tending to 0, length of arc AB, length of arc AB will be delta s, can be considered as the straight line, will be straight line। ये कीवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर कोई कर्व पार्ट है और उसका छोटा सा सेक्शन हमें लेना है तो ये लीनियर होगा। याद रखिए क्या होगा, लीनियर। तो ये डेल्टा एस हो गया हमारा, इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर वाला पार्ट। तो ये लीनियर वाला पार्ट हो गया। तो हमें पता है कि सिंस डेल्टा थीटा एंगल इज इक्वल्स टू, हमने बताया ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी upon radius is r, which is delta s by r, correct? Yes, and again I will say ये already हम mention कर चुके कि for delta t tending to 0, when time period is very very small, then delta s will be considered as the straight line। और अगर ये straight line हुआ तो हम इसको directly क्या लिख सकते हैं कि थीटा विल बी एस बाई आर, एंड एस को हम कंसिडर करेंगे क्या, लेंथ ऑफ आर्क विच विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे इसको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें मिल गया एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है, रेडियस है, एंड थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें मिल गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको वर्डिंग्स में अगर लिखना चाहूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। just we can write this is the relation between linear displacement and angular displacement। अब हम दूसरा एक रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा क्या होगा। तो रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो v एंड ओमेगा है। ठीक है, v एंड ओमेगा। तो ऑलरेडी हमें ये रिलेशन पता है कि सिंस डेल्टा, अगर मैं यहां से डेल्टा के टर्म में लिखूं तो डेल्टा थीटा विल बी डेल्टा एस बाई आर, राइट, यही वाला टर्म, दिस टर्म। तो हम क्या करें, दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दे, राइट, या
इन लिमिट फॉर्म, या हम इसी को डिफरेंशिएट कर दे, कैसे भी कर सकते हैं। तो सिंस s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to t, with respect to टाइम t, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा s बाई डेल्टा t, नहीं डायरेक्टली हम s बाई टी लिखे ना, s बाई टी इज इक्वल्स टू r, रेडियस कांस्टेंट है, d थीटा बाई dt, राइट, ये ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू r इंटू, और d थीटा बाई dt क्या होगा, ओमेगा। तो मिल गया रिलेशन हमें, v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, दोबारा हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं फिर से बता दूं, हम इसको अगर आप अलग अलग जगह देखोगे तो अलग अलग तरीके से ये प्रूफ किया गया रहेगा। अगर मैं इसको लिमिट फॉर्म में लिखूं तो भी ये हो जाएगा, हमारे पास है डेल्टा s इज इक्वल्स टू r इंटू डेल्टा थीटा। अगर मैं इसको लिमिट फॉर्म में लिखूं तो आई कैन से डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय t एंड अप्लाइंग लिमिट, डेल्टा t से डिवाइड कर दो एंड अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, as will apply the limit, तो limit delta s by delta t, sorry, limit delta t tending to 0, delta s by delta t is equals to r into limit, r constant है इसलिए उसका कुछ लिखा नहीं, delta t tending to 0, delta theta by delta t, right। तो ये वाला पार्ट आपको पता है कि इट इज द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r इंटू ये टर्म थीटा, सॉरी ओमेगा है, तो दिस इज ओमेगा। सो दिस इज द रिलेशन, अगेन वी गॉट व्हाट, v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। अब बात करें हम नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड a, linear acceleration and angular acceleration. So next relation is the relation between linear acceleration a and angular acceleration is alpha, right। ये सब बेसिक है, बार बार हम यूज करते रहेंगे टर्म्स, हर एक डेरिवेशन में ये कंसेप्ट आएंगे, तो आपको टर्म्स पहले समझना जरूरी है। जितना अच्छे से आपका टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, entire part, entire derivation, entire numericals will be very easy for you people। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक लिंक डालूंगा, जो एक पीडीएफ का लिंक होगा, उसमें टेक्स्ट बुक के बीच बीच में मैंने चैप्टर में ये सब लिखा हुआ है, तो उसका प्रॉपर नोट्स रहने वाला है। तो वही नोट्स में जितने भी आगे वीडियोस आएंगे सब में उसी का लिंक डालने वाला हूँ। तो आप 185 MB के आसपास का है वो, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द राइटिंग पार्ट अगर चाहिए तो उसमें है, चैप्टर के बीच बीच में लिखा हुआ है, एंटायर डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन है, कंसेप्ट है, अभी जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर और आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा एंटायर 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, जिसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं मैंने और डेरिवेशंस किए हुए हैं, ठीक है। थियरी पार्ट उतना नहीं लिखा है मैंने, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, और थियरी फिजिक्स में हम बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते यहाँ बोर्ड पे, बिकॉज वीडियो में आप फिर बोर हो जाओगे। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए, तो ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा, सिंस v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, तो वापस से हम डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम t, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू r कांस्टेंट है इंटू डी ओमेगा बाई dt, और आपको पता है ये टर्म हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r इंटू
ओमेगा बाई टी क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन जनरल। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखता हूं तो a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो आपने क्या देखा, हमने जो तीन ऐसे, यहाँ वेक्टर फॉर्म लगाना जरूरी नहीं है, बट अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट ये फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर हम आर के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा s इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, a इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। अब देखें तो ये लीनियर के टर्म्स हैं और ये किसके टर्म्स हैं, एंगुलर के, और यहाँ रेडियस है। तो लीनियर के टर्म्स इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर के टर्म, ये एक जनरल रिलेशन हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ऑलरेडी हम पढ़ चुके, ठीक है। रिलेशन हम डिस्कस कर चुके। अब हम लोग चलेंगे रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये पार्ट यूज हुआ है, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। तो वी हैव रिलेशन बिटवीन tangential acceleration and radial acceleration। radial acceleration, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके दो दो एक्सेलरेशन होंगे। एक along द टेंजेंट, ये अगर मान लो ये पोजीशन है बॉडी की तो टेंजेंट ये हुआ, ये हमारा AT हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। आपको पता होना चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन ऐसा, दूसरा ऐसा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम एज्यूम कर ले कि ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया इनका, थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दूं इसको, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आई विल से ए, राइट। तो इसको मैं यहां से ज्वाइन करूं, इसको यहां से ज्वाइन करूं, तो ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। एटी क्या हुआ, एटी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ए आर क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, फाइन। ए क्या है, इट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन। तो ओवरऑल आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ओ ए बी सी। अगर मैं इसका नाम दूं ओ ए बी सी, तो पैरेललोग्राम लॉ अगर हम देखें, पैरेललोग्राम नहीं इनफैक्ट रेक्टेंगल बन गया। तो ये वाला पार्ट इसका हाइपोटेनस हो गया और ये वाला पार्ट हमारा हो गया AT और ये वाला पार्ट हमारा AR हो गया। तो अगर वेक्टर के हिसाब से देख लें हम लोग, तो ये वेक्टर हमारा AR है, ये वेक्टर हमारा AT है, राइट। डायरेक्शन के हिसाब से AT ऐसा है ना, तो ये भी वेक्टर इक्वल एंड पैरेलल है। और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इट इज A, रिजल्टेंट। तो आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ऐसे देखें तो दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट वेक्टर होता है, राइट। जो दो ऑर्डर में है उसके अपोजिट ऑर्डर वाला। तो रिजल्टेंट हमारा ये है ए वाला। तो इन वेक्टर फॉर्म ए इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए टी, ये वेक्टर फॉर्म में मिल गया, ठीक है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज ए आर प्लस ए टी। बट अगर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें, दूसरे फॉर्मेट इन सेंस कौन से फॉर्मेट में, जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हाइपोटेनस है ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, फाइन। तो ए विल बी व्हाट, रूट ऑफ ए इज आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर।
तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए आर ए टी क्या है वो आपको समझ में आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अच्छा, नेट एक्सेलरेशन एक और मेथड से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है। अब अगर हम ये देखें, एडिशनली मैं ये बता रहा हूं आप लोग को, बट कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिंस v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फाइन, with respect to time t, sorry, with respect to time t। तो ऑलरेडी हमें पता है कि सिंस d by dx ऑफ u into v, अगर ये दो फंक्शन है u into v, uv रूल डेरिवेटिव में, तो आपने पढ़ा है फर्स्ट फंक्शन into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, प्लस सेकेंड into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मैथ्स का फार्मूला है ये, राइट। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज कर लें, तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, r क्रॉस ओमेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये dv बाई dt हमारा ये हो गया, और ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो आप फर्स्ट और सेकंड बोलिए या u इंटू वी बोलिए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d बाई डी टी ऑफ ओमेगा आ गया, प्लस ओमेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट। तो ये टर्म हो गया r क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी, क्या हो गया, एक्सीलरेशन, प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया। अब इसको मैं लिखूं आर इंटू ए, आर इंटू ए, तो ये हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है ए आर, और ये वाला जो पार्ट है वो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो आपको नए फार्मूलाज मिल गए, तो हम यहां कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, ए तो नेट एक्सीलरेशन है, और एटी क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज आर क्रॉस ए, सॉरी ये अल्फा आएगा ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, अल्फा। तो आर क्रॉस अल्फा, आर क्रॉस अल्फा इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड रेडियल एक्सीलरेशन क्या मिला, रेडियल एक्सीलरेशन हमें मिला ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी। तो याद रखिएगा ये भी फॉर्मूलास हैं, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन के। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। यूसीएम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर इसमें सबसे पहला है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, ये मुझे जो मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में आप लोग को बताया है, इसमें ये बताने की क्या जरूरत है। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, ओमेगा क्रॉस वी। तो आप देखिए ए आर इज ओमेगा इंटू वी, वेक्टर हटा दिया मैंने, v के जगह v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा और v के जगह r इंटू ओमेगा, रिलेशन बताया है, राइट। यस,
v के जगह r इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर r मिल गया, या r ओमेगा स्क्वायर। दूसरा ए आर इज ओमेगा के जगह v बाई r डाल दो, बिकॉज हमने पढ़ा है ना v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, इसी को तो चेंज कर रहा हूं मैं। पहला क्या डाला, v के जगह r इंटू ओमेगा डाला, और अभी क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा के जगह v बाई r डाल दो, तो ये v बचा हुआ है ना, तो इट बिकम v स्क्वायर बाई r। ये आपने बहुत कॉमनली पढ़ा हुआ है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर, यही रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब एक्सपीरियंस होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए है, कि व्हीकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर ट्रैक। अगर सर्कुलर ट्रैक पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो उसका क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगा, राइट? क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक व्हीकल है, दिस इज एनी व्हीकल विच इज मूविंग ऑन, व्हीकल के ऊपर मत जाना, हंसना नहीं आप लोग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। ये व्हीकल है और व्हीकल के ये व्हील्स हैं, तो व्हील्स का ग्राउंड के साथ क्या है, ग्राउंड के साथ इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड व्हीकल इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट है, एंड कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, इंक्लाइंड नहीं है, बस यही चीज दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, इंक्लाइंड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। तो अगर हम इसके वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, क्या क्या, अब इसका इसी डायग्राम को मैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें बॉडी नहीं रहेगी, फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में स्टडी करें, तो ये देखो, दिस पार्ट बिकम द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो रहा है, वेट इसका नीचे की तरफ है mg, और एक फोर्स और लग रहा है, ये चूंकि सर्कुलर पाथ है ना, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इट इज एफसीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड एक फोर्स लग रहा है म्यू, दैट इज म्यू फोर्स नहीं है, एक फोर्स लग रहा है एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? एक फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये रिजॉल्व ऑलरेडी कर चुके, हमारे पास 4 कंपोनेंट मिल गए, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एफबीडी है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी नहीं ड्रॉ करते, सिर्फ कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एमजी है, राइट? और ये चूंकि सर्कुलर पाथ है ऐसे, तो ये हमारा एफसीपी हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड, विच इज एफआर, फ्रिक्शनल फोर्स आई विल से। तो सिंस बॉडी इज मूविंग along the circular path and it is in equilibrium, मतलब टॉपल नहीं हो रही है, स्किड नहीं हो रही है, प्रॉपरली चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा 2 कंपोनेंट हुआ इसमें, ये रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स, आफ्टर रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी हम कर चुके, क्या क्या किया हमने, ये नॉर्मल रिएक्शन बताया, ये एमजी बताया, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो विल बी अलोंग दिस वन ओनली, नॉट दिस डायरेक्शन, ठीक है? ये एफ आर हो गया। और याद रहे दोनों को हम इक्वल क्यों करेंगे, बिकॉज एक फोर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तब भी दूसरा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, दिस इज द कीवर्ड। तो रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स में हमें मिला वर्टिकल कंपोनेंट, पहला है वर्टिकल कंपोनेंट, मैं एट इक्विलिब्रियम लिखता हूं, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा हमें, वर्टिकल कंपोनेंट, पहला वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमें क्या मिल रहा है,
वर्टिकल कंपोनेंट्स n is equals to mg, या mg is equals to n normal reaction force, it is the first part. दूसरा horizontal component, horizontal component, तो horizontal component हमें क्या मिलेगा, ये वाला component इसको बैलेंस कर रहा है, या सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, ये कीवर्ड है, नॉट बैलेंस्ड बाय. तो फ्रिक्शनल फोर्स FCP इज इक्वल्स टू FR, FCP क्या है, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू, अगर r हमने छोटा r ले लिया रेडियस के लिए या कैपिटल r ले लिया, दैट डज नॉट मैटर. और ये क्या होता है, म्यू mg, राइट, क्या होता है, म्यू mg. तो mg हमारा n है या n mg है, एक ही चीज है. तो हमने क्या करना है, एक्चुअली ये फ्रिक्शनल फोर्स में एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 ले लिया है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू r होता है, या म्यू इनटू n होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट इज आर इक्वेशन 2. बट n क्या है, n इज mg. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूं mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू म्यू mg, राइट. mm कैंसिल, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी. सो v विल बी रूट ऑफ म्यू आर जी. ठीक है, यस. तो जो वेलोसिटी है व्हीकल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन म्यू, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, r radius of curvature of the path, and g acceleration due to gravity. तो कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कार है एक ट्रक है, दोनों सेम पाथ पे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, ठीक है, या कौन सा व्हीकल जल्दी टॉपल होगा, तो कोई नहीं होगा, बिकॉज जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, and r radius of the circular path, and g is the acceleration due to gravity. तो आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया. अभी नेक्स्ट डेरिवेशन पे हम चलेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया कि एंटायर पार्ट विल बी देयर इन PDF नोट्स, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं इच एंड एवरीथिंग. अभी हम नेक्स्ट, इसका ही एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंक्ड मतलब इंक्लाइंड पाथ है, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड. सो इसका भी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकालना है. तो व्हीकल ऑन अ बैंक्ड या इंक्लाइंड सरफेस आल्सो वी कैन से रोड, बैंक्ड रोड है, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड. तो हम देखें कि ये यहाँ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कोई हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे ये इंक्लाइंड या बैंक्ड पाथ है, और कोई व्हीकल इसके ऊपर है, ट्राई टू अंडरस्टूड ऐसे, ठीक है. तो आप देखिए ये एंगल ऑफ बैंकिंग है. अब ये बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, इट इज द एंगल बिटवीन inclined surface with horizontal one, that is the angle of banking. तो इसके भी जो पॉसिबल फोर्सेस हैं उसके हम कंपोनेंट्स देख लें. अच्छा, व्हीकल है ना, बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड, बैंक्ड सर्कुलर रोड है, एक्चुअली ये बैंक भी है और सर्कुलर रोड भी है, तो बैंक सर्कुलर रोड है. तो बेसिक कंसेप्ट हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, अब वो हमें पता है, तो हम इसके पॉसिबल कंपोनेंट्स निकाल लें, फोर्सेस निकाल लें. तो एक फोर्स है वेट ऑफ द व्हीकल, ऑलवेज इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. ये इंक्लाइन सरफेस है ना, इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हम लोग लेंगे. तो ये हो गया, एंड ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया. अब हम क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे इन इट्स पॉसिबल कंपोनेंट्स. ट्राई टू अंडरस्टूड, नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व कर रहे हैं. तो ये एक कंपोनेंट हो गया, राइट.
और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट, राइट। आप ये देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल बिकम्स थीटा, राइट, क्योंकि बॉडी इनिशियली ऐसे थी, ऐसे एंगल ऐसे था, जब ये बॉडी ऐसे हुई, इंक्लाइन हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुआ ना, पहले नॉर्मल रिएक्शन वाज परपेंडिकुलर, और जब ये ऐसे हुआ तो ये शिफ्ट हो गया। तो जितना एंगल रोड का होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, उतना ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा इस केस में। आई होप इट इज क्लियर। तो ये पार्ट हो गया। अभी n को रिजॉल्व करें तो ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा हो गया और ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा हो गया, राइट। यस। अभी दूसरा एक फोर्स एक्ट हो रहा है बिटवीन टायर एंड रोड, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा अलोंग द सरफेस होगा, तो मैं चाहे यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमारा एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स, ट्राई टू अंडरस्टूड। ये हमारा ये एन साइन थीटा हो गया, ये हो गया एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, एफ आर, या एनी हाउ जस्ट आई विल राइट स्मॉल आर, तो ये एफ आर हो गया, ठीक है। तो एफ आर के लिए भी सेम कंसेप्ट है। अगर ये एंगल, अब ये चूंकि मुझे यहाँ से इक्वल एंड पैरेलल ले लेना था, ये फोर्स का डायरेक्शन है तो ये भी वही हुआ ना, तो ये एंगल कितना हुआ, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, ट्राई टू अंडरस्टूड। मैं इसके पैरेलल, या एक काम करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ, यस, ये निकाल लेता हूँ मैं, हाँ, यहाँ से मैं इसके सरफेस के पैरेलल में ये ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट विल बी बेटर। तो हमें क्या मिला, ये हो गया, दिस इज एन साइन थीटा, ओके, ये हमारा एफ आर हो गया, राइट। तो ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल आल्सो बिकम थीटा। तो एफ आर को हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, इट विल बी एफ आर कॉस थीटा, और ये वाला एफ आर साइन थीटा, फाइन, यस। ये तो डायग्राम हो गया। अब इसी डायग्राम का हम एफबीडी ड्रॉ कर लें, तो हम एफबीडी के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बॉडी नहीं रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऐसा है, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और ये एन हो गया, और ये एंगल थीटा है, और ये रहा हमारा एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एफ आर, और ये एंगल हमारा थीटा हो गया, करेक्ट। तो हमें रिजॉल्व किसको करना है, एन को, तो ये एन कॉस थीटा वही है जो ऊपर बताया है, और ये उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, तो दिस बिकम एन साइन थीटा। ये एन को रिजॉल्व कर दिया हमने। अभी एफ आर को रिजॉल्व करें तो साइड अटैच विद द थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा, तो ये आ गया एफ आर कॉस थीटा, और ये हो गया एफ आर साइन थीटा। एफ आर लिखो या सीधा एफ लिखो, दैट डज नॉट मैटर, और ये है वेट एम जी। तो हमने एफ बी डी ड्रॉ कर लिया है, ये एफ बी डी है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एट इक्विलिब्रियम, अभी कार या व्हीकल जो भी है वो इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन सर्कुलर पाथ पे भी चल रहा है, मतलब बैंक रोड के ऊपर, तो it is going on without any interruption, means that is at equilibrium, and if it is at equilibrium then अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखूं तो n cos थीटा विल बैलेंस दिस वन, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, FCP, राइट। तो आई विल राइट फॉर वर्टिकल कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या मिलेगा, फर्स्ट आई विल राइट वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमें क्या मिलेगा, आप देखिए n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। मैं एफ आर नहीं लिख रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स को सिर्फ f से लिख रहा हूं, तो ये कंपोनेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। तो यहां से मैं mg अगर निकाल लूं, mg, तो इट विल बी n cos थीटा माइनस
एफ साइन थीटा, आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1, राइट. इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. अभी नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, ये हमने किसको बताया, वर्टिकल कंपोनेंट. नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आप देखिए जरा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, दिस. तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दीज टू फोर्सेस. तो आई कैन से सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा mv स्क्वायर बाई आर है, that is equals to sum of these two forces because they are in the same direction. So it will be n sin theta plus f cos theta, right. This is our equation 2 से. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब कोई रोड इंक्लाइंड है एंड कर्व है तो वहां पे आप देखते होंगे रोड के साइड साइड में सेफ लिमिट रखा होता है. जैसे घाट वगैरह पे गाड़ियां चलती है ना, तो वहां पे छोटे छोटे से बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर स्पीड लिमिट होता है, अधिकतम वेग, राइट. मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो व्हीकल स्किड हो सकती है, टॉपल हो सकती है, राइट. तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उसके लिए जो मैक्सिमम सेफ स्पीड चाहिए वही हमें कैलकुलेट करना है. अल्टीमेटली हमें v चाहिए. तो क्या करें, हम इसको इससे डिवाइड कर दें. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो इट विल बी mv स्क्वायर बाई आर इंटू 1/mg, बिकॉज हम डिवाइड कर रहे हैं. तो इट विल बी n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन दिस इज n cos थीटा माइनस f साइन थीटा, राइट. ये m कैंसिल हो गया. अभी एक काम करते हैं हम लोग, सॉरी, दिस इज द पार्ट, यस फाइन. थोड़ा और इधर ले लेते हैं इसको, बेटर, यस. मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है. ओके, दिस पार्ट वी हैव कॉपीड. तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लें, यस. कॉपी नहीं हुआ, जस्ट अ मोमेंट, वापस से ट्राई कर लेते हैं. इसको हमने कॉपी कर लिया, ओके, एंड वी विल पेस्ट ऑन दिस पेज, फाइन. एनीवे, हमें इसी से मतलब था ना, लास्ट वाला जो पार्ट है, ओके. एनीवे, हमें यही चाहिए था. तो क्या बचा वो जरा पार्ट आप देखिए ध्यान से. क्या बचा, mm कैंसिल हो गया, तो मिला हमें v स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा. मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा टर्म है ना उसको n कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से. n कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई n कॉस थीटा, तो ये पूरा पार्ट डिवाइडेड बाई n कॉस थीटा, तो n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा. ये हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, राइट. अभी डिनोमिनेटर का भी पार्ट लिखें और उसको भी n कॉस थीटा से डिवाइड करें. तो n कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा अपॉन, दो पार्ट में कर लें, अपॉन n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा, राइट. तो ये देख रहे हैं आप, पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं कैंसिल हुआ, यहाँ n कैंसिल हो गया, यहाँ cos थीटा कैंसिल हो गया. तो हमें मिला v स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस इज tan थीटा अपॉन f बाई n क्या होता है, म्यू होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है ना, सिंस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो f इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n. तो f बाई n क्या होगा, इट विल बी म्यू, राइट. तो यहाँ f बाई n बचा है तो म्यू लिख दे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अपॉन नीचे पूरा 1 बचा, माइनस f बाई n क्या है, म्यू है,
साइन बाई कॉस क्या है, tan थीटा, राइट। सो वी गेट दिस टर्म। अब इसको लिख दूं मैं आगे, v स्क्वायर बाई आर जी क्या है, इसको हम रीराइट कर लें। सो v स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल्स टू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। तो हमें v चाहिए, तो v स्क्वायर विल बी आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। सो v विल बी एंटायर का रूट, इट विल बी आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अंडरस्टूड। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसमें 2-3 कंडीशन रहेंगे, तो कंडीशन आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो आई होप ये भी डेरिवेशन आप लोगों को प्रॉपरली समझा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ओके VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। VCM हालांकि थोड़ा लेंदी है, बट डोंट वरी, हम बात कर रहे हैं VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। VCM, जब कोई बॉडी y एक्सिस के अलोंग मूव करता है, देन दैट्स मोशन इज सेड टू बी VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। आप देखिए डायग्राम के थ्रू, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमें मिलेगा कि अगर कोई बॉडी है सपोज, और वो VCM परफॉर्म कर रहा है, मान लो हमने एक स्टोन लिया और उसको थ्रेड में बांध के उसको VCM परफॉर्म करवा रहे हैं, तो क्या होगा, जब वो घूमेगा तो उस पत्थर का वेट हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये सेंटर है और इसका रेडियस सपोज r है, तो वेट विल बी डाउनवर्ड mg, राइट। इसके 2-3 पोजीशंस होने वाले हैं, मैं पोजीशन मेंशन कर देता हूं। ये टॉप मोस्ट पोजीशन ए है, दिस इज लोवेस्ट पोजीशन बी, ये लोवेस्ट पोजीशन बी है, दिस इज द मिडवे पोजीशन सी। तो जब ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट आई विल से v1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v2 है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, v3 होगी, राइट। हम मान के चलते हैं। तो जब कोई स्ट्रिंग में हमने वो स्टोन बांध के और उससे VCM परफॉर्म करवा रहे हैं, तो क्या होगा, एक होगा कि वेट ऑफ द बॉडी mg बता दिया, तो टेंशन भी होगा, और टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, कीप दैट इन माइंड। स्ट्रिंग में टेंशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ टुवर्ड्स द सेंटर इज T1 आई विल से, यहाँ पे सेंटर के अलॉन्ग टुवर्ड्स द सेंटर T2 आई विल से, नॉट T3, T2। और जब बॉडी यहाँ पे है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T3, राइट। इतना पार्ट हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। और वेट, अगर बॉडी यहाँ पे है तो वेट किधर होगा, mg, इस डायरेक्शन में। बॉडी यहाँ है तो वेट विल बी दिस डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी VCM परफॉर्म कर रहा है, तो एट पोजीशन है, मैं यहाँ कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ। पहला, एट पोजीशन ए, अगर बॉडी पोजीशन ए पे है, तो देखिए टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट विच इज mg टुवर्ड्स द सेंटर, दूसरा टेंशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे हैं। तो जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और हम बोल रहे हैं कि ये कौन क्या है, एक्चुअली बॉडी इज परफॉर्मिंग VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो ऑफ कोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी देयर। नहीं तो ये दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, बॉडी गिर जाएगी ना। लेकिन बॉडी गिरती नहीं है, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे वेलोसिटी हम एज्यूम कर चुके हैं कि v1 है, तो mv1 स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। तो t1 प्लस mg is equals to mv1 square by r. This is our equation 1. Now
जब बॉडी पोजीशन बी पे होगी तो एट पोजीशन बी, पोजीशन बी पे आप ध्यान दीजिए, टेंशन इधर है, वेट इधर है, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या ज्यादा रहेगा? अगर वेट ज्यादा होगा टेंशन से, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फोर्सेस है ना, अगर टेंशन ज्यादा होगा वेट से तो बॉडी एग्जिस्ट करेगा, बट अगर वेट विल बी ग्रेटर देन टेंशन तो बॉडी विल फॉल डाउन। तो नहीं गिर रहा है मतलब क्या ज्यादा है? टेंशन। तो आई कैन से T2 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? वेलोसिटी V2 है ना, and of course it is the part of VCM, तो centripetal force will come as mv square by r, and r is the radius, I will say r जो है वो क्या है? रेडियस है VCM का। तो हमें अब एक पार्ट चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM। व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, वो कंडीशन है बेटा, सो याद रखना पड़ेगा, व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, जस्ट कंप्लीट VCM, तो टेंशन एट टॉप विल बी जीरो, स्ट्रिंग विल गेट स्लैक, तो T1 मस्ट बी जीरो। ये कंडीशन है, आप खुद करके देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग में एक पत्थर बांध के उसको आप जस्ट पेंडुलम की तरह पहले ऑसिलेट करो और फिर थोड़ा सा फोर्स दो एक पर्टिकुलर फोर्स पे, वो जस्ट इट विल कंप्लीट द VCM, राइट? तो उस टाइम पे टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी जीरो। तो अगर टेंशन जीरो हुआ तो व्हाट विल बी वेलोसिटी? मैं पहले चाहता हूं कि एट टॉप मोस्ट पोजीशन वेलोसिटी V1 क्या होगा, तो आई विल से फॉर वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V1 के लिए तो वही है, इक्वेशन नंबर 1 में हम T1 का वैल्यू 0 डाल दें, सो 0 प्लस mg इज इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाई r। अब ये m इस m से कैंसिल हो गया तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg मिल गया, सो v1 इज इक्वल्स टू rg। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा एट टॉप मोस्ट पोजीशन? इट विल बी रूट ऑफ rg व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM। नहीं तो उससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे ना तो टेंशन इन द स्ट्रिंग रहने वाला है, और रहेगा तो फिर हमें यही वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये स्पेसिफिक कंडीशन है व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन क्या हुआ? रूट ऑफ rg। सेकेंड, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन दैट इज V2। अब हमें V2 चाहिए, तो V2 के लिए हम क्या करें? एक चीज आप देखें, अब कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम द लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन हमारा B है, तो अगर A से B का हमने हाइट पूछा तो इट विल बी 2r, अगर इसका हाइट पूछा तो h विल बी r, किसका? C का। C के लिए क्या होगा? हाइट विल बी काइंड ऑफ रेडियस ओनली ना। अरे बच्चा ये क्या है? ये हाइट हुआ, लोवेस्ट पोजीशन से मेजर करने की बात कर रहे हैं ना, तो हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस। तो आप देखो हम यहाँ पे अप्लाई, बिकॉज हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ये है ना जिसमें V2 है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम कुछ नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करें? हम लोग V2 निकालने के लिए, T2 तो हमें पता नहीं है, अगर T2 पता होता या कुछ कंडीशन डाल के T2 आ जाता, T2 कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ ये वाला केस तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करने वाले हैं? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी एट बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए। तो बी पे टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सो काइनेटिक एनर्जी एट बी देखें तो हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mg, बी का हाइट कितना है?
बी से बी का हाइट इज 0 इज इक्वल्स टू ए की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए एम जी इंटू 2r। यहाँ 2r क्यों आया? क्योंकि हाइट ए का हाइट बी से, तो दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर and diameter is 2r. So यहाँ मिला हाफ एम वी टू स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर। वी वन स्क्वायर करोगे तो वी वन स्क्वायर क्या आएगा बेटा? कहीं तो निकाला है, वी वन स्क्वायर इज वॉट? आर जी। तो आर जी हो गया प्लस 2mgr। अब ये जरा देखो, 2mgr प्लस हाफ mgr विल बी 5/2mgr। 2.5 कितना हो जाता है? 5/2mgr। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2mgr। सो हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2mgr। तो यहाँ एम कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो V2 क्या मिल गया? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg। तो V2 क्या मिल गया? रूट ऑफ 5rg। ऐसे ही हम क्या करेंगे? अब ये लोएस्ट पोजीशन का मिनिमम वेलोसिटी मिल गया व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM। अगेन आई विल से ये सब मिनिमम वेलोसिटीज है, याद रखिएगा। पीछे वापस चले तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B, चाहे टोटल एनर्जी एट A करके हम क्या निकाल लें? V3। और V3 यहाँ हमने देखा कि V1 क्या आया? V1 हमें मिला रूट ऑफ आर जी, V2 हमें मिला रूट ऑफ 5rg, राइट, और V3 मिलेगा रूट ऑफ 3rg। सेम वे आप लोग करके निकाल लेना। आई होप इसका कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया। अब अगर हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और V1 V2 के वैल्यू डाल देंगे, तो हमें टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन मिल जाएगा। अगर वो भी आप लोग को चाहिए तो मैं बता देता हूं। हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का यूज हम कर लें। इन दोनों इक्वेशन का यूज कर ले हम लोग। दिस वन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एंड वी विल पेस्ट एट दिस पोजीशन। या यहाँ पे पोजीशन पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, दैट इज फाइन। ठीक है, कहीं भी हो गया, दैट डजंट मैटर, राइट। ओके, चलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था? हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, T2 आपको पता है टेंशन T2 बड़ा है एज कंपेयर टू T1, नीचे होगा बॉडी तो उसका टेंशन ज्यादा होगा स्ट्रिंग में, तो 2 - 1। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या मिलेगा? T2 माइनस mg माइनस T1 प्लस mg, राइट। T1 plus mg is equals to mv2 square by r, this RHS वाला पार्ट माइनस mv1 square by r। ये टेंशन निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए ये माइनस हो जाएगा, तो T2 माइनस T1, टेंशन को एक साइड ले लिया, ये माइनस mg और ये भी माइनस mg हो जाएगा, तो माइनस 2mg इज इक्वल्स टू m बाई आर कॉमन ले लो, आपको मिला v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और ऑलरेडी हम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कैलकुलेट कर चुके हैं। v1 स्क्वायर इज rg, v2 स्क्वायर कहाँ गया? निकाला था इसके बाद ही तो निकाला था, इसी पे पेस्ट कर दिया नहीं, हाँ v2 स्क्वायर ये है 5rg। तो हम इसमें क्या करें? T2 माइनस T1 हमें निकालना है, माइनस 2mg इक्वल्स टू m बाई आर। V2 स्क्वायर क्या है?
फाइव आर जी माइनस V1 स्क्वायर क्या है RG, सो दिस बिकम 4RG, तो M/R इंटू 4RG, R कैंसिल हो गया तो 4mg मिल गया, राइट, ये 4mg मिल गया, और यहाँ T2 माइनस T1 माइनस 2mg, ये 2mg इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T2 माइनस T1 वी विल गेट 6mg, ये दोनों का डिफरेंस मिला है। बट मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि फॉर मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू फॉर अ बॉडी टू जस्ट कंप्लीट VCM, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन अगर हमारा 0 हो गया T1, तो T2 क्या मिल गया 6mg। सिमिलरली हम लोग एट मिडवे पोजीशन T3 क्या दिखा देंगे 3mg, राइट। तो ये एंटायर कंसेप्ट रहा VCM का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक क्विक रिवीजन टाइप हुआ है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट वी विल हैव, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, ये थोड़ा लेंदी रहा डेरिवेशन। नेक्स्ट पार्ट ओके, कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट है, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में हमें टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम निकालना है, राइट। कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, so it is conical pendulum। कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हम एक स्ट्रिंग में एक पत्थर को बांध के ऐसे ऐसे घुमाए ना, तो दैट विल बी अ कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम के अगर मैं डायग्राम की बात कर लूँ, तो ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक स्ट्रिंग हमने डाला और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं कि ये हमारा एक क्या बन रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल, एंड जो स्ट्रिंग है वो क्या बना रही है, स्ट्रिंग फॉर्म्स अ कोन एंड बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये आपने बाय डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। तो एनीवे एक चीज है, मैं इसको बहुत डिटेल में इसका वीडियो बनाया हूँ, तो दैट पार्ट यू कैन सी। ये रेडियस R हो गया, ये हाइट H हो गया, ये पॉइंट को नाम दे दे O, दिस इज A। तो अगर बॉब यहाँ पे है, ठीक है, बॉब यहाँ पे है, ये इसका लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ट्राई टू अंडरस्टूड, ये इसका क्या है लेंथ है, दिस इज L, और इस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का लेंथ L है और इसमें टेंशन आई विल टेक T डैश आई विल टेक टेंशन, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल वन। तो अगर हम अब इसके कंपोनेंट्स को दिखाएं, तो कंपोनेंट्स में ये बॉब है, बॉब का वेट mg, इट ऑलवेज विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब अगर मैं टी डैश को रिजॉल्व करूं, तो एक कंपोनेंट हमारा ये होगा, मैं इस टी डैश को रिजॉल्व कर रहा हूं, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल आल्सो बिकम्स थीटा, तो द साइड अटैच विद द थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, सो दिस विल बी टी डैश cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, दिस विल बी टी डैश साइन थीटा, राइट, यस। तो हमें सारे कंपोनेंट्स तो मिल गए, ये वाला कंपोनेंट है टी डैश साइन थीटा। तो हमने रिजॉल्व कर लिया सब कुछ, सबके बारे में लिख दिया। अब इसके कंपोनेंट्स हम देखें, तो रिजॉल्व कर लिया, तो मैं यहाँ की पॉइंट में लिख देता हूँ पहला कि रिजॉल्विंग टी डैश इन इट्स कंपोनेंट्स, इन इट्स कंपोनेंट्स, राइट। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमें मिले हैं, अगर हम वो पार्ट देखें, तो एट इक्विलिब्रियम इसका जो मैं वर्टिकल कंपोनेंट लिखूं, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हमें मिल रहा है वर्टिकल कंपोनेंट mg इज इक्वल्स टू टी डैश कॉस थीटा, या टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। रिमेंबर द टर्म टी डैश यहाँ पे टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग,
बच्चों मैं ये वीडियो रिवीजन के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, वहां मैंने प्रैक्टिकली बताया है, बाकायदा एक पत्थर लेके उसको ऐसे राउंड राउंड घुमाया है और उसमें बताया है कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। ठीक है, सो टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या होता है? जितने टाइम में, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जितने टाइम में ये कोनिकल पेंडुलम अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो स्ट्रिंग है वो क्या डिस्क्राइब करता है? जब हम बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो जो बॉब है इट डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टी इज द टाइम पीरियड, यही हमें कैलकुलेट करना है। आप जरा और ध्यान से सोचिए, जब हम उसको बहुत फास्ट घुमाएंगे तो सर्कल का साइज बड़ा होगा, तो रेडियस बड़ा होगा और ये हाइट कम हो जाएगा। तो हाइट एंड रेडियस आर वेरिएबल, राइट? और कांस्टेंट क्या है? एल है। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ पेंडुलम, राइट? तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कांस्टेंट। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये दोनों वेरिएबल है, तो जो टाइम पीरियड हम निकालेंगे इट शुड बी कम इन द टर्म्स ऑफ एल, नॉट इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच। ये अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट है। तो ठीक है, यहां हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमें क्या मिल रहा है? ये टी डैश साइन थीटा, और वो क्या बना रहा है? सर्कुलर पाथ। तो टी डैश साइन थीटा इज द कंपोनेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टी डैश साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज टी डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ सी पी या एफ आर क्या है? इट इज एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों में से हम कोई भी लिखते हैं। ठीक है, सो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 को 2 से, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो टी डैश साइन थीटा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, t dash sin theta is equals divided by t dash cos theta is equals to mr omega square upon mg। तो mm कैंसिल हो गया, t dash कैंसिल हो गया, यहाँ बचा sin by cos which is tan theta is equals to, यहाँ क्या बचा? r omega square by g, r omega square by g। ठीक है, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, तो हम यहाँ देख लें, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी जी बाई आर इंटू टेन थीटा। आप यहाँ पे देखिए, आर हमने बताया कि आर और एच के टर्म में हम इसको लिख नहीं सकते क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एस ओ ए, एस ओ ए, इस ट्रायंगल में मैं तीनों निकाल के रख लेता हूँ। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो आर बाई एल हो गया। कॉस थीटा क्या हुआ? कॉस थीटा, कॉस थीटा इज एच बाई एल हो गया, एच बाई एल। एंड tan थीटा क्या हो गया? tan थीटा बिकम्स एच बाई आर। tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आर बाई एच हो गया, सॉरी, आर बाई एच। तो पहला यहाँ tan थीटा आ गया है, तो g बाई आर इंटू टेन थीटा क्या है? आर बाई एच हो गया। आर आर तो कैंसिल हुआ बट एच आ गया। तो एच के लिए हम क्या करें? एच देखो, एल कॉस थीटा होगा, यहाँ से एच विल बी एल कॉस थीटा, एच विल बी एल कॉस थीटा। दिख रहा है ना आप लोग को? एच विल बी एल कॉस थीटा। तो एच के जगह हम एल कॉस थीटा डाल दें, तो जी बाई एल कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू है? ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल कॉस थीटा। तो ओमेगा विल बी रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा, बट हमें क्या चाहिए था? टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है, राइट?
टू पाई बाई टी या टू पाई एन टू पाई एफ, तो ओमेगा इज टू पाई बाई टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड टी विल बी क्या होगा, टू पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। तो ये पार्ट हो गया हमारा किसका, टाइम पीरियड का। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कोनिकल पेंडुलम। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ, मैं आज के इस वीडियो में रोटेशनल वाला पार्ट जो है वो कवर नहीं कर पाऊंगा ऐसा लग रहा है, तो वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, एंड वी विल अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टर्म्स। ठीक है, तो रोटेशनल में भी हम लोग इन डिटेल जाके पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल है स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ, स्फीयर ऑफ डेथ। तो आपने स्फीयर ऑफ डेथ में क्या पढ़ा है? स्फीयर ऑफ डेथ, स्फीयर ऑफ डेथ समझने के लिए ना सबसे अच्छा है कि वी कैन अंडरस्टूड कि मान लो अगर यहाँ पे कोई व्हीकल है, ये स्फीयर है, स्फीयर पे कोई व्हीकल है, राइट, तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, दैट इज टू बी कैलकुलेट। तो यहाँ इसका सेंटर है, तो वेट ऑफ द व्हीकल विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ mg, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस, राइट, यस और नो, इतना पार्ट क्लियर हुआ। और ये है कहाँ पे, ये है आई कैन से, अगर मैं इसका छोटा सेक्शन ले लूं तो इट इज परफॉर्मिंग VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट, क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आप यहाँ पे एक केस देख रहे हो कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू वेट n इज इक्वल्स टू mg, जो पहला केस मिल गया, राइट। और दूसरा केस हम लोग क्या ले सकते हैं कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज mv square by r, mv square by r, it will be equals to what, सेंट्रीपेटल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होगा ना, right, because it is performing circular motion. So this will be equals to normal reaction, and normal reaction is mg, so mv square by r is equals to mg, mm cancel हो गया, तो v square by r is equals to g, so v square will be क्या हो जाएगा, v square it will be rg, v square will be rg, so will be root of rg। ठीक है, वैसे भी देख लें, ये तो हमने ठीक है यहाँ से वेक्टर्स के पार्ट में निकाला, और इसके पहले हमने बताया कि ये VCM का एग्जांपल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने क्या बताया था कि अगर व्हीकल टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, अगर ये ऐसे या कैसे भी चल रही है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी आई विल टेक लाइक दिस वे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ rg, तो वही तो हमें मिला ना, understood? So this is the concept. I hope it is clear to everyone. ये स्फीयर ऑफ डेथ है। एक और कंसेप्ट है वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, अगर हम उसकी बात करें, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, अब इसका कंसेप्ट क्या है कि वेल ऑफ डेथ की हम बात कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं कि ये एक ऐसा वेल है जो सिलिंड्रिकल इन शेप है, ठीक है। तो आपने देखा होगा वेल ऑफ डेथ में, वेल ऑफ डेथ में आपने देखा होगा कि जो हम चाहे सिलिंड्रिकल ले ले या ऊपर से तो स्फीयर जैसा लगेगा वेल ऑफ डेथ, तो उसमें बाइकर्स जो होते हैं वो यहाँ से बाइक चलाना चालू करते हैं और ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर घूमते घूमते ऊपर तक निकल जाते हैं, राइट। तो कौन कौन से फोर्सेस इसमें काम करते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो मान लेते हैं कि एट एनी टाइम, एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे मैं व्हीकल को यहाँ ले लेता हूँ कि मान लो व्हीकल का पोजीशन ये है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन है अगर व्हीकल का, तो व्हीकल का जो वेट है वो किधर एक्ट होगा,
दैट विल बी डाउनवर्ड, तो mg डाउनवर्ड हो गया। और आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर एक्ट होता है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। अगर सरफेस एग्जैक्टली फ्लैट है तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस अगर इंक्लाइन है तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, एज यू कैन सी राइट। तो सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो गया, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन राइट। एंड फ्रिक्शनल फोर्स किसके किसके बीच में, टायर एंड रोड के बीच में, तो रोड इज काइंड ऑफ दिस वे ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इधर लग गया, एफ आर आई विल से, एफ फ्रिक्शनल फोर्स राइट, फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर आप देखोगे तो जब ये यहां से ऐसा सर्कल कंप्लीट करता है तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, sorry, necessary centripetal force is provided by the normal reaction force। तो चार कंपोनेंट हमें मिल गए। तो हमें मिला पहला वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू mg हो गया राइट, ये पहला पार्ट हो गया। एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट mg इज इक्वल्स टू एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स। एंड दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रिपेटल फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज n एंड इट इज इक्वल्स टू सेंट्रिपेटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाई आर। ये F है, FCP सेंट्रिपेटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाई आर। तो इट इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन राइट, sorry, normal reaction is provided by the centripetal force, what I'm talking, necessary centripetal force is provided by the normal reaction, sorry, that part is clear। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम 2 को 1 से अगर डिवाइड कर लें, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा mv स्क्वायर बाई आर इंटू 1 बाई mg, RHS पहले डिवाइड करके लिख रहा हूं, विच इज n अपॉन f, ठीक है, एफ आर आई विल राइट। तो ये mm कैंसिल हो गया, तो हमें मिला v स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल्स टू n बाई एफ आर। n बाई एफ आर क्या होता है, म्यू होता है राइट, because f, since f is proportional to normal reaction, so f is equals to mu into n। तो n by f क्या होगा, n by f, sorry, n by f देखो, n by f, कैपिटल f लिखा है तो कैपिटल f लिख देते हैं, n by f is equals to, n by f is 1 by mu, ठीक है। तो यहाँ मैं गलती कर रहा था, f by n is mu, n by f is 1 upon mu, ठीक है। सो दिस पार्ट विल बी 1 upon mu। तो हमें v स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर विल बी rg by mu, so v will be root of rg by mu। Fine, this is the maximum safe speed to continue, that कि ये गिरना नहीं चाहिए, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड हमें क्या चाहिए, रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। तो आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोग को समझ में आया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, सर्कुलर मोशन और उसका एंटायर पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रोटेशनल मोशन, दैट इज द रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट, मतलब रोटेशनल मोशन और उसके सारे डेरिवेशंस, उसके सारे कंसेप्ट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी सून, आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और एज आई सेड टू यू पीपल कि मैं दिसंबर के लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक मैं सारे के सारे एंटायर 12th HSC के पूरे वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूंगा। तो इट विल बी काइंड ऑफ क्विक रिवीजन बट वेरी सॉलिड रिवीजन विल बी देयर। आपका कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें फिर से कंसेप्ट के साथ रिवाइज करना, ये मेरा मोटो है। तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना
शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।